रीजनल कनेक्शन भले ना हो, विचारों का कनेक्शन तो लगता है। मेरा जोर केवल विचारों के कनेक्शन पर है। मीडिया की पुरानी रिपोर्ट से पता चलता है राजेश मेहता बहुत धार्मिक है, देवी देवताओं का ध्यान और सम्मान करते हैं। 2016 में फोर्ब्स ने लिखा कि इनके दफ्तर में सोने चांदी और हाथी दांत की बनी गणेश जी की 300 मूर्तियां हैं। धर्म में इतने डूबे राजेश अर्थ में क्या इतना घोटाला कर सकते हैं? उनकी कंपनी पर सेबी को क्यों संदेह है कि 15 लाख करोड़ का बिजनेस दिखा दिया जबकि इतने का बिजनेस हुआ ही नहीं? मुझे शक सेबी पर भी होने लगा है। क्या सेबी इस तरह से रिपोर्ट जारी कर देगी? क्या राजेश सच बोल रहे हैं या राजेश झूठ भी बोल सकते हैं कि सेबी की रिपोर्ट गलत है? इमोशनल कहानी यहां खत्म होती है। फिर से फैक्चुअल ट्रैक पर आते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2024 के बीच यही लोग इन पदों पर थे, आज भी हैं। इतनी मजबूत सरकार की नाक के नीचे क्या पता नहीं चला एक कंपनी 15,15,000 करोड़ का राजस्व अपने हिसाब में दिखा रही है जबकि इतने का बिजनेस नहीं हुआ। भारत की एक बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी अपने रेवेन्यू का 98% हिसाब गलत बताएगी, भारत की क्या साख रह जाएगी? क्या इस तरह से देश चल रहा है? धर्मेंद्र प्रधान से पहले इन मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड होती है उसे अपने बिजनेस का एक एक चीज सार्वजनिक करना पड़ता है ताकि हम और आप जैसे लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदें तो उसके कारोबार के बारे में एक एक चीज की जानकारी हो, तभी तो आप उसमें पैसा लगाएंगे। सेबी ने एक अनुमान लगाया है कि इस तरह से इस कंपनी में पैसा लगाने वाले शेयर धारकों के 12,726 करोड़ का नुकसान हो गया होगा। जो खुदरा निवेशक हैं उन्हें भी घाटा हुआ होगा। नुकसान की रकम मामूली नहीं, 12,000 करोड़ से ज्यादा है। अब सवाल आता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को कितना नुकसान हुआ? कंपनी के प्रमोटर के बाद इस कंपनी में एलआईसी सबसे बड़ी शेयर धारक है, तो उसने किसके दबाव में, किस हिसाब से यह नुकसान उठाया और पैसा लगाया? एलआईसी में जो पैसा है वो जनता का है। क्या एलआईसी मीडिया रिपोर्ट नहीं देख रही थी कि राजेश एक्सपोर्ट्स अपने हिसाब किताब नहीं दे रही है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रही है, फिर भी पैसा लगाया और लगाया तो हिस्सेदारी कम नहीं की गई? मनी कंट्रोल ने लिखा है कि 2023-24 के बीच राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों के दाम 70% तक गिर गए, तब भी एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी 10% तक बनाए रखी। मनी कंट्रोल ने 2024 में लिखा कि इसके हिसाब किताब को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। सेबी की रिपोर्ट आती है 2026 में। जो कंपनी अपनी जानकारियों को कथित रूप से छिपा रही है उसके बारे में एलआईसी को कभी शक संदेह नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है? कैनरा बैंक ने इस कंपनी को 509 करोड़ का लोन दिया है। मनी कंट्रोल में खबर छपी है कि बैंक इसे ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए जब तक इस देश में धर्म के नाम पर विवाद खड़ा किया जाता है ताकि इस तरह के मामलों से आपका ध्यान हट जाए। क्या मीडिया को 15 लाख करोड़ सुनते ही राजेश मेहता के घर, कंपनियों के आसपास नहीं फैल जाना चाहिए था? उनका इंटरव्यू लगातार नहीं दिखाना चाहिए था? सेबी से नहीं पूछना चाहिए था? अगर इस रकम को बाबा रामदेव, हरिद्वार के आसपास के जिलों में बंटवा देंगे तो लाखों लोग रातों रात लखपति एंड करोड़पति बन सकते हैं। रॉयटर्स की खबर आने के बाद शेयर बाजार में राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयरों के दाम भड़ाम से गिरे, लोअर सर्किट लग गया, मतलब कारोबार ही रोकना पड़ा। फरवरी 2023 में इस कंपनी का एक शेयर 1028 रुपए का था। 1028। उस समय इसकी मार्केट कैप 30,000 करोड़ से ज्यादा की थी। 2024 में एक शेयर 306 पर आ गया और आज 103 पर।
1028 से 103 पर शेयर का दाम आ गया। जिसने पैसा लगाया होगा उसका तो डूबा ही होगा। तब भी एलआईसी ने अपना पैसा नहीं निकाला। जीवन बीमा निगम किस आधार पर पब्लिक का पैसा ऐसी कंपनियों में निवेश करती है? शेयर बाजार में पैसे डूबते रहते हैं, कोई बात नहीं, मगर कोई कंपनी हिसाब ही गलत बता रही हो, सेबी या आरोप लगा रही हो कि अपने बिजनेस का हिसाब किताब नहीं दे रही, बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है, उसके बाद किसी का पैसा डूब जाए तो यह उसके साथ विश्वासघात है। इसके लिए कंपनी के साथ साथ भारत सरकार और उसकी एजेंसियां जिम्मेदार हैं। अगर आपका पैसा डूबा है तो यह सब जिम्मेदार है। राजेश एक्सपोर्ट्स सोना के निर्यात में ग्लोबल कंपनी मानी जाती है। उसका यह स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है? जब कंपनी इतनी गड़बड़ी कर सकती है तो इसके सोने का क्या हाल होगा? ऐसे एक बेसिक क्वेश्चन मन में आ गया। सवाल है, इतनी बड़ी कंपनी निर्यात में घपला कर रही थी और किसी को शक नहीं हुआ, समन समन भेजने का खेल चलता रहा। सेबी की रिपोर्ट में लिखा है, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने अपनी किसी भी सहायक कंपनी की कोई भी जानकारी अपनी वेबसाइट पर नहीं दी, यहां तक कि वल्कैंबी जैसी बड़ी सहायक कंपनी की जानकारी भी नहीं दी। इस तरह से राजेश एक्सपोर्ट्स ने अपने व्यवसाय की जानकारी को निवेशकों, ऑडिटर और नियामक संस्थाओं की नजर से छिपाए रखा और ऑडिटर से लेकर नियामक संस्था को पता नहीं चला क्योंकि कंपनी ने हिसाब नहीं दी। क्या कमाल की कहानी बनाई है। इस कंट्री को चला कौन रहा है? आपको हिंदू राष्ट्र बनाने में लगा दिया गया, इधर पैसे का इतना बड़ा खेल चल रहा है। कोई कंपनी यह कहे कि उसने 15 लाख करोड़ का कारोबार किया और ऑडिट भी ना कराए, यह कैसे संभव है? सेबी समन भेज रही है और राजेश एक्सपोर्ट्स जवाब नहीं दे रही। फकीर आदमी ही इतना साहसिक हो सकता है? 15 लाख करोड़ का हिसाब बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। एक तरह से क्या यह घोटाला नहीं? राजेश एक्सपोर्ट्स के राजेश मेहता ने कहा, सेबी ने जो कहा है वो झूठ है और जल्दी जवाब देंगे, दीजिए। फिर सेबी ने इतने दिनों से जवाब मांगा, तब आपने क्यों नहीं दिया? लेकिन राजेश मेहता के विचारों को जब भी देखता हूं दिल धड़कने लग जाता है। जितना सोना धरती से नहीं निकला, उससे ज्यादा सोना इंसान के विचारों से निकला। राजेश की तस्वीर के साथ यह संदेश मिला। यह विचार है राजेश की। मोना डार्लिंग, तुम सोना छोड़ो, राजेश को सुनो, राजेश के जैसा बनो, उनके विचारों को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो कहते हैं, कामयाबी के लिए कोई लिफ्ट नहीं होती है, आपको सीढ़ी ही चढ़नी पड़ती है। किसी और ने तो ये बात नहीं कही। बेस्ट होना है, पहले वर्स्ट हैंडल करना सीखो। अगर लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं। अगर आपने हमारी रिपोर्ट सुनते हुए हंसा है तो इसका मतलब आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं, तो सीरियस हो जाते हैं। भारत एक ठग प्रधान देश है, मगर ठगी में यहां जो आध्यात्मिकता है वही भारत को विश्वगुरु बनाती है। बस ये पता चल जाए राजेश जी कौन सी टॉनिक पीते हैं। आखिर किसके दम पर राजेश एक्सपोर्ट्स ने सेबी के सवालों के जवाब नहीं दिए? किसके दम पर? सेबी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, बार बार समन दिया तब भी इसकी जानकारी नहीं दी गई कि राजेश एक्सपोर्ट्स का वेंडर कौन है, किसे सोना बेचा गया, ग्राहक कौन है। बार बार पूछा आपके ऑपरेशन, बिक्री का डिटेल, उधार किसके पास है, आपने किसी को उधार दिया तो सब बताइए। एक उदाहरण सेबी ने दिया है। राजेश एक्सपोर्ट्स ने एफ्लुएंस नाम की एक कंपनी से 11,500 करोड़ की खरीद की और 11,500 करोड़ की बिक्री दिखाई, मगर बैंक में इस पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ। एफ्लुएंस ने खुद सेबी के सामने बयान दे दिया कि राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ कोई व्यापार नहीं हुआ है। राजेश एक्सपोर्ट्स कभी उनकी क्लाइंट नहीं रही। दो ही मतलब हो सकते हैं, कंपनी खाली टाइम में झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी या किसी का 11,000 करोड़ अपने बिजनेस में एडजस्ट कर रही थी वाइट करने के लिए। कथित रूप से राजेश एक्सपोर्ट्स ने बहाना बनाया कि स्विट्जरलैंड के कानून अलग हैं, कंपनी को कई बातों को नहीं बताना पड़ता है, हम दूसरे देश की कंपनियों का डेटा भारत में नहीं दे सकते। मतलब साफ है, खेल में स्विट्जरलैंड और उसका कानून ऐसे नहीं आया होगा। सेबी की रिपोर्ट में लिखा है कि राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड सिंगापुर ने 2023-25 के बीच की वित्तीय रिपोर्ट नहीं दी। वल्कैंबी की धारक कंपनी ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज की 4 साल की वित्तीय रिपोर्ट नहीं है। वल्कैंबी की 2020 से लेकर 23 तक की वित्तीय रिपोर्ट नहीं है और इनके अलावा अन्य सहायक कंपनियों की वित्तीय जानकारी भी सेबी को नहीं दी गई है। 1.5 साल से अधिक समय लग गया जांच में। 2020 से 24 के बीच इस खेल को सेबी ने खुद से क्यों नहीं पकड़ा? इस सरकार के दौर में जब किसी कंपनी पर छापा पड़ता है, किसी की फाइल खुलती है, तो उसका एक मतलब होता है, आप जानते हैं। जैसे विपक्ष के नेता को डराकर बीजेपी में लाया जाता है या उसे वहीं खत्म कर दिया जाता है। तो राजेश एक्सपोर्ट्स का मामला अभी क्यों सामने आया, यह सवाल तो बना ही रहेगा। अब आते हैं, यह खेल पकड़ा कैसे गया। इस खेल पर नजर पड़ गई एक शेयर धारक की। उसी ने 11 मार्च 2024 को सेबी को एक ईमेल भेजा। कहा, कंपनी के खातों में लगता है वित्तीय जानकारी सही से नहीं दी जा रही, झूठ बोल रही है। इस शेयर धारक ने सेबी का ध्यान बहुत बड़ी रकम की तरफ दिलाया। बताया कि 2 साल से अधिक समय से बड़ी बड़ी रकम की व्यापारिक प्राप्तियां दिख रही हैं। कैसे हो सकता है कि इस कंपनी ने इस रकम का कारोबार किया, वो रकम इस कंपनी को मिली नहीं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है वह राशि जो किसी व्यवसाय को बाजार से मिलना बाकी है। इसी शेयर धारक की शिकायत के बाद
23 अक्टूबर 2024 को सेबी ने जांच के आदेश दिए, देखने के लिए कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 और अन्य कानूनों के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं किया है। 15 लाख करोड़ की हेराफेरी का आरोप सामान्य नहीं। इस कहानी की तह तक कौन पहुंचेगा? पर्दे के पीछे कौन है? कहीं वही तो नहीं मिल जाएगा? ईडी जाएगी इनके पीछे? तमिलनाडु की एक कंपनी है कोस्टल एनर्जन लिमिटेड, इस पर ईडी छापा मारती है। उस कंपनी का मालिक 31 महीने जेल में रहता है। उसके बाद ईडी आकर कहती है कोर्ट में कोई सबूत नहीं। इसी दौरान उसकी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाती है। दिवालिया होने से बचाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है, नीलामी होती है, अदानी समूह के पास कंपनी चली जाती है। सब कानूनी प्रक्रिया से जेल से बाहर आने के बाद वह बिजनेसमैन मीडिया के सामने भी नहीं आता, रोता भी नहीं, अपना गम भी नहीं दिखाता जेल में क्या हुआ, चुपचाप नेपथ्य में चला जाता है। दूसरी तरफ से एक और कंपनी आती